अस्सलामुअलैकुम। हाज़िर हूँ मिशाकरा दी एकेडमी के यूट्यूब चैनल के तवज्जुह से। आज 10 जुलाई 2023 को अकाउंटिंग का पेपर हुआ। पेपर डिफ़िकल्ट था इन अ सेंस कि ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल के साथ मैच्योर क्वेश्चन पूछे गए और हमारे बच्चे ज़्यादातर लैक ऑफ प्रैक्टिस और दूसरा प्रैक्टिस में डाइवर्सिफिकेशन ना होने की वजह से मैच्योर क्वेश्चन को ज़्यादातर लेफ़्ट कर देते हैं और जब भी मुश्किल पेपर बनता है तो ज़्यादातर मैच्योर क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आज मैं फिर भी उन बच्चों का लाजमी साथ दूंगा जो बच्चे पूरे साल प्रैक्टिस करके गए लेकिन पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर था, टफ़ था, लेकिन लाजमी सी बात है कि वो बच्चे जिनका कॉन्सेप्ट बेहतर था वो डिलीवर कर पाए, जिनका कॉन्सेप्ट बेहतर नहीं था या जिनके कॉन्सेप्ट में फ्लॉ था उनको इशू थे पेपर में और बिल्कुल हुए होंगे। सही, खैर हम डिले नहीं करते, हम शुरू करते हैं वीडियो को। उम्मीद है आप लोग साथ आखिर तक बना के रखेंगे ताकि आपको आखिर तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बाकी तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बशमूल MCQs के एक्सप्लेन कर सकूं। शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉलोइंग डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ परचेजेस, गुड्स परचेज्ड, रीसेल। इसके बाद कैश बुक आपका लेजर के पर्पस को सर्व करता है। इसके बाद आ जाएगा काउंटर इक्विटी। काउंटर इक्विटी अकाउंट कौन सा होता है? वो है ड्राइंग ही कैपिटल को कम कर सकता है। दूसरा अकाउंट होता है आपका लॉस, लेकिन लॉस आपका काउंटर इक्विटी नहीं होता, काउंटर इक्विटी आपका ड्राइंग होता है। इसके बाद क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न में इशू किया जाता है जबकि डेबिट नोट परचेज रिटर्न में इशू किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ अक्रूड एक्सपेंस की एक ही एग्जाम्पल है, वो है आपके पास सैलरीज पेएबल। विद टर्म इम्प्रेस्ड सिस्टम कंसर्न विद द पेटी कैश बुक, इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड। आपने इंटरेस्ट कमा लिया है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं किया तो वो अक्रूड इनकम यानी रिसीवेबल के अकाउंट में जाएगा। कौन सा रिसीवेबल? इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल की जगह अक्रूड इनकम दिया हुआ था तो हमने उसको टिक किया। इसके बाद प्री पेमेंट को इनिशियली एसेट या एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाता है टू डिटरमाइन अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। लाजमी सी बात है वो ट्रायल बैलेंस में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी या अर्थमेटिक एक्यूरेसी मालूम की जा सकती है। कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन करेक्ट है? वो है आपके पास एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसके बाद है अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट इज काउंटर एसेट अकाउंट, एसेट को कम करता है, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स। फिर गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन परचेज जर्नल। अंडर द इम्प्रेस सिस्टम पेटी कैश फंड इज पीरियडिकली रीप्लेनिश्ड। पेटी कैश फंड से रिलेटेड जो दोनों MCQs हैं ये बेसिकली मैंने 2013 सप्लीमेंट्री का पेपर अपलोड किया था, मॉडल पेपर भी वही था आप लोगों का, उसमें ये दोनों थे MCQs मौजूद। अगर बच्चों ने देखा हो तो उनको ये चीज़ पता होगी। अच्छा, फिर आ जाएं an entry with more than one debit or credit compound entry. A sequence of accounting procedure is called accounting cycle. All the example of fixed asset except merchandise. ये तमाम आपके फिक्स एसेट की एग्जांपल है, सिर्फ एक को छोड़ के वो है मर्चेंडाइज। और कौन कौन से हैं? बिल्डिंग फिक्स एसेट, मोटर व्हीकल फिक्स एसेट, इक्विपमेंट फिक्स एसेट। सिर्फ मर्चेंडाइज आपका जो है वो करंट एसेट। फिर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स डेट वाइज रिकॉर्डिंग। इसके बाद आ जाएगा आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट टोटल सेल्स के बराबर होता है। रेंट रिसीव इन एडवांस इज रिकॉर्डेड एज अनअर्न्ड रेंट, बिल्कुल। दिस अकाउंट हैज़ अ डेबिट बैलेंस। कौन सा अकाउंट है जिसका डेबिट बैलेंस होता है? परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस होता है, परचेज डिस्काउंट क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स डिस्काउंट आपका डेबिट बैलेंस होता है और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट बैलेंस होता है। ये थे आपके 20 MCQs। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि एक छोटा सा नोटिफिकेशन मिस शाकरा दी एकेडमी में हर साल की तरह इस साल भी एडमिशन ओपन हो चुके हैं। हमारे यहाँ ये नॉर्थ कराची की पहली एकेडमी है जिसमें क्लास 1 से लेके इवन क्लास नर्सरी से एडमिशन हम एक्सेप्ट करते हैं और उसके लिए भी हमारे पास मॉन्टेसरी डायरेक्टर मौजूद हैं जिनके ज़ेर असर सारे क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं 1 से 8 तक, और 8 के बाद 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये कोचिंग क्लासेस होती हैं और BCom BA BSc सब की कोचिंग क्लासेस अवेलेबल होती है। यहाँ पे हमारा नंबर मौजूद है, ये नंबर हमारा व्हाट्सएप पे भी मौजूद है, ये हमारा एड्रेस है, आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं।
उम्मीद है कि अगर आपको हमारी किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। अब आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें भी टेक्निकल इश्यूज़ कुछ थे, नए अकाउंट मौजूद थे, वरना ज़्यादातर फर्स्ट ईयर में ये देखा जाता है रिपीटेड अकाउंट आ रहे होते हैं, कोई नए अकाउंट भी नहीं देते और पुराने अकाउंट को ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अकाउंट नए थे, कॉन्सेप्चुअल अगर पढ़ा होगा तो ये भी मसला नहीं होता। सिंपल है, सारे अकाउंट को आपने रिकॉर्ड किया, सिर्फ ट्रायल बैलेंस बनाना था आपको, ट्रायल बैलेंस बनाया, इसका आंसर आएगा आपका 90,907, 90,907 बराबर। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास जनरल है। जनरल में कुछ इश्यूज थे और मैंने पिछले 50 सालों में ऐसा जर्नल भी नहीं देखा, क्योंकि वजह यह है कि मेरे पास 50 साल का डाटा मौजूद है, लेकिन मैंने आज तक कभी जर्नल वो भी इतना टफ़ इंटरमीडिएट में, ख़ास तौर पे फर्स्ट ईयर में नहीं देखा, जिसके अंदर एक ट्रांजैक्शन तो ऐसी थी कि जिसको रिकॉर्ड ही नहीं करना था। और वो कौन सी ट्रांजैक्शन थी आपकी? वो थी ट्रांजैक्शन नंबर आपका अक्टूबर 2, जिसमें मैंने लिखा हुआ है नो एंट्री। इसमें कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, लेकिन आपको इसको मेंशन ज़रूर करना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर को ये चीज़ मालूम हो कि इसमें कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। खैर, हमने तमाम डाटा को रिकॉर्ड किया और यहाँ पे आप देख सकते हो सारा अकाउंट मौजूद है। बाकी सारे अकाउंट आसान थे, सिर्फ एक अक्टूबर 6 को छोड़ के। अक्टूबर 6 थोड़ा सा आपके लिए जनरल एंट्री अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए आपके मुश्किल हो सकता है, वरना ये ज़्यादातर आपका इसके अंदर आता है एडजस्टमेंट में। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कैश बुक था। कैश बुक आपका इतना टफ नहीं था, कैश बुक आपका बिल्कुल नॉर्मल था। सही, हाँ ये ज़रूर था कि ये कैश बुक आपका सर्विसिंग सेक्टर का दिया हुआ था। सर्विसिंग सेक्टर में नूर क्लिनिक था। नूर क्लिनिक एक मेडिकल इदारा है और ये बेसिकली अपने सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हमने दोनों साइड मेंटेन किए, रिसिप्ट और पेमेंट, और सारे अकाउंट बना दिए। और सिर्फ एक अकाउंट इसके अंदर काउंटर अकाउंट था, जिसके अंदर डिपॉजिट किया जा रहा था गालिबन, बिल्कुल ऐसे ही है। अप्रैल 24 डिपॉजिट कैश इनटू बैंक 14,000 का जो अमाउंट था वो हमने दोनों तरफ रिकॉर्ड कर दिया है। और बाकी सारा डाटा आपका बिल्कुल नॉर्मल है। आपने सारा रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद आपने टोटलिंग करनी है। जैसे ही आपने टोटल कर लिया तो उसके बाद आपने जो बड़ा अमाउंट है उसको दोनों तरफ लिख देना है और फुटिंग कर देनी है। फुटिंग करने के बाद आपने इसका बैलेंस निकाल लेना है। जो बैलेंस CD होगा वो अप्रैल 30 का होगा और जो बैलेंस BD होगा वो आपका मई 1 का होगा। अब आ जाते हैं करेक्शन ऑफ एरर की तरफ। करेक्शन ऑफ एरर नॉर्मल था, एवरेज था। करेक्शन ऑफ एरर में इतना ज़्यादा इशू नहीं था। अगर आप इसको थोड़ा सा ट्रिकी, सिर्फ एक एंट्री थी, वो भी ट्रांजैक्शन नंबर 3 थी, उसको आप देख सकते हो। उसके अंदर आपको दिया हुआ था कि मर्चेंडाइज कंज्यूम्ड बाय द फैमिली ऑफ द ओनर वाज रिकॉर्डेड एज इन सेल्स अकाउंट। ओनर अपने इस्तेमाल के लिए, ओनर की फैमिली जो है वो कंज्यूम कर रही है वो प्रोडक्ट, और इसको सेल्स में रिकॉर्ड कर लिया गया है। जबकि ओनर जब भी ओनर से रिलेटेड कोई अकाउंट इफेक्ट होता है तो लाजमी सी बात है कि वो कभी भी सेल्स में रिकॉर्ड नहीं होता, जबकि आपके परचेजेस जाएगा। सही है, आपका परचेजेस जाएगा। परचेजेस, जो माल आपने ख़रीद के रखा हुआ था वो चला जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। और सेल्स का अकाउंट आपने दुरुस्त किया कि भाई मेरा सेल्स नहीं हुआ, हमने विड्रॉ किया है, तो आपने सेल्स को उसको डेबिट किया और ये अकाउंट करेक्ट हो गया। सही है, बाकी सारे अकाउंट आपके नॉर्मल हैं, इनको ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ से इन सारे अकाउंट्स को दोबारा से एक दफ़ा चेक कर सकते हो, क्वेश्चन से मैच कर सकते हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6A में आपको डेबिट और क्रेडिट रेक्टिफाई करने का बोला हुआ है। कुछ अकाउंट दिए हुए हैं, 10 अकाउंट दिए हुए हैं। इनमें पूछा हुआ है इनके नॉर्मल बैलेंसेस क्या हो सकते हैं। कैश ऑन हैंड डेबिट होगा, कैश एट बैंक डेबिट होगा और बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट होगा। ये आप लोग ज़्यादातर कैश बुक में और बैंक ओवरड्राफ्ट का आपका वास्ता पड़ता है बैंक रिकंसाइलेशन में। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपकी लायबिलिटी होती है और ये आपकी करंट लायबिलिटी होती है और इसका अकाउंट आपका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। परचेज डिस्काउंट क्रेडिट होता है क्योंकि ये काउंटर परचेज है। एक काउंटर परचेज आपका अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि परचेजेस डेबिट होते हैं।
फिर सेल्स डिस्काउंट आपका डेबिट होता है क्योंकि सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, ये कॉन्ट्रा सेल्स है। फिर रेंट रिसीवेबल करंट एसेट है, डेबिट होगा। रेंट इनकम रेवेन्यू है, क्रेडिट होगा। अनअर्नड रेंट आपकी लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा। प्रीपेड रेंट आपका करंट एसेट है, डेबिट होगा। कैपिटल आपका क्रेडिट है। फिर आपके ये सारे अकाउंट आ गए जिसमें आपने इफ़ेक्ट बताना है कि ये इस पे किस किस्म का इफ़ेक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या नो इफ़ेक्ट है। आपके सामने सोल्यूशन मौजूद है, इसको भी आप चेक कर सकते हो। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। बहुत सारे बच्चे मुख्तलिफ तरीके से करते हैं बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट, लेकिन मेजॉरिटी टीचर सेम पैटर्न से करवाता है, जो पैटर्न हमने यहाँ पे कॉमन पैटर्न है जो फॉलो किया हुआ है, जिसके अंदर तमाम अकाउंट यहाँ पे मौजूद हैं। इनको सबको रिकॉर्ड कर दिया गया है। जैसे बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ था 24,600, मैंने रिकॉर्ड कर दिया प्लस में। फिर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ था 28,200, मैंने इसको प्लस में रिकॉर्ड कर दिया। फिर दिया हुआ था चेक इशू अ टोटल अमाउंट ऑफ 50,000 बट स्टिल अनप्रेजेंटेड इन बैंक। आपका जो चेक इशू किया था आपने वो 50,000 का किया था, लेकिन अभी तक बैंक में कितना अमाउंट प्रेजेंट नहीं हुआ। एक बात बताता चलूँ मैं आप लोगों को, तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को, कि बेटा चेक आप कितने का भी इशू करो, अगर उसमें से कुछ अमाउंट प्रेजेंट हो जाए तो वो कभी रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि वो तो रिकंसाइल होगा ये अमाउंट। सही है, जो अमाउंट प्रेजेंट नहीं हुई है बैंक में सिर्फ उसको रिकॉर्ड किया जाता है। और एक जनरली रूल्स भी होते हैं कुछ, और उन रूल्स में भी आप लोग देखते हो कि अनप्रेजेंटेड ही रिकॉर्ड किया जाता है, प्रेजेंट को कभी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो आपके पास चेक इशू हुआ था 50,000 का, आपने 50,000 के चेक लिख के दिए थे, इसमें से 38,000 रुपये अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, 12,000 प्रेजेंट हो गया। आपने सिर्फ और सिर्फ 38,000 के अमाउंट को रिकॉर्ड करना है। माजरत के साथ दोबारा आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आपने सिर्फ और सिर्फ 38,000 रुपये को रिकॉर्ड करना है। इसके बाद आ जाएगा आपके पास जनाबे वाला अनक्लियर्ड चेक। अनक्लियर्ड चेक बैंक स्टेटमेंट में ऐड होता है, हमने ऐड कर दिया। कस्टमर मिस्टर अरशद अली, चेक ऑफ 14,000 डिसऑनर्ड बाय द बैंक। डिसऑनर्ड है, लेस हो जाएगा कैश बुक में से। ऑनलाइन पेमेंट मेड बाय मिस्टर इमरान अ सप्लायर। सप्लायर ने ऑनलाइन पेमेंट की है 17,000 रुपये, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आपने पेमेंट की है, माजरत के साथ सप्लायर ने पेमेंट नहीं की है। सप्लायर कभी पेमेंट नहीं करता, सप्लायर हमेशा रिसीव करता है, आपने पेमेंट करनी होती है। कस्टमर हमेशा आपको पेमेंट करता है। तो सप्लायर ने को आपने पेमेंट करी 17,000 रुपये की, उसको माइनस कर दोगे कैश बुक में से, क्योंकि वो खुद बता रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। इसके बाद आ जाएगा बैंक क्रेडिटेड कंपनी अकाउंट 8,500 कंपनी कस्टमर मिस्टर वाहिद मेड ऑनलाइन डिपॉजिट। कस्टमर आपका आ चुका है, अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, उसने डिपॉजिट किया है, तो लाजमी सी बात है ऐड हो जाएगा। और ये बात याद रखिएगा कि इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले बैंक को पता चलेगी, तो सेकेंडरी ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ये रिकॉर्ड होगा बैंक स्टेटमेंट में। कितना अमाउंट, 8,500 रुपये रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद आ जाएगा चेक इशू 4,800 नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है जो चेक इशू हुआ था, चेक इशू हुआ है तो लाजमी सी बात है माइनस होगा। कहाँ माइनस होगा, खुद बता रहा है वो, कैश बुक में माइनस होगा, माइनस कर दिया। इसके बाद है कि आपका चेक डिपॉजिट हो रहा है 9,600 का, लेकिन अभी तक कैश बुक में जो रिकॉर्ड हुआ है वो 6,900 रुपये है, कम रिकॉर्ड हुआ है। दोनों को माइनस करके जो अमाउंट निकल के आएगी इसको ऐड कर दिया जाएगा। कहाँ ऐड किया जाएगा भाई, कैश बुक में। आ जाते हैं आपका आंसर, दोनों बैलेंस एडजस्ट हो चुका है और आया है 0 यानी निल। अब आ जाते हैं हम अपने लॉन्ग की तरफ। उससे पहले एक अनाउंसमेंट करता चलूँ, नए बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे डेट 1 जुलाई है, लेकिन हमने इसको आगे बढ़ा दिया है और हमने बेसिकली 15 जुलाई के बाद स्टार्ट करने का इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है। और इसकी फ़ीस सिर्फ 12,000 रुपये है, जो कि बहुत नॉमिनल सी फ़ीस है। और ये 3 मंथ का कोर्स है और ये फ़िज़िकल क्लासेस हैं क्रिप्टो की। आने वाला वक्त क्रिप्टो का बूम है, चाहो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर 033236941776। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। हमारे 2 पेजेस हैं, एक है कोर अकाउंटिंग, दूसरा है मिस शाकराज दी एकेडमी। लिमिटेड सीट है बेटा, जो चाहता है वो जल्द अज जल्द कांटेक्ट करे और अपने आप को इनरोल करे। सेक्शन सी, द मोस्ट डेंजरस पार्ट आज के पेपर के मुताबिक,
आ जाते हैं जी, 3 क्वेश्चन दिए गए थे और 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन 8A। 8A में आपके पास डाटा मौजूद है और एडजस्टमेंट दी हुई हैं और रिक्वायरमेंट में बोला हुआ है कि एडजस्टिंग एंट्रीज़ बनाओ। हमने एडजस्टिंग एंट्री बना दी, इसमें कोई मसला नहीं हुआ हमें। उसने बोला हमें डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करो 600 रुपये पर मंथ। तो हमने ये चेक किया कारोबार कब से शुरू हो रहा है भाई, 1 जनवरी से शुरू हो रहा है कारोबार। तो 1 जनवरी से हमने 31 दिसंबर तक कैलकुलेट किया, तो 12 महीने हो गए। हमने मल्टीप्लाई किया, 7200 को रिकॉर्ड कर दिया। फिर वो बोलता है अनअर्न्ड आपका जो है ना वो 1/3 जो है वो आपने कमा लिया है। तो हमने उसका निकाल लिया, 36,000 रुपये अनअर्न्ड मुझे दिया हुआ था। अनअर्न्ड मुझे 36,000 जो दिया हुआ था वो ये अमाउंट दिया हुआ है आपका, और उसका मैंने जब 1/3 निकाला तो मेरा 12,000 निकला, मैंने उसकी एंट्री पास कर दी। फिर वो बोलता है कि इंटरेस्ट आपका जो है वो 5,000 रुपये अक्रूड है ऑन नोट पेबल, मैंने रिकॉर्ड कर दिया एक्सपेंस और पेबल। फिर आ गया भाई सप्लाइज ऑन हैंड, 4,500 रुपये की सप्लाइज आपके हाथ में है, जबकि ऊपर आपको जो सप्लाइज बताई हुई है वो 8,400 की है। दोनों का मैंने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकाल के मैंने एंट्री 3,900 रुपये की बना दी। इसके बाद आ गया मेरा भाई क्या, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मुझे उसने क्या बोला हुआ है, वो बोल रहा है भाई इंश्योरेंस एक्सपायर्ड एट द रेट ऑफ 400 पर मंथ। 400 रुपये पर मंथ के हिसाब से इंश्योरेंस मेरा एक्सपायर हो रहा है। 400 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो मेरे पास अमाउंट निकल के आ गया 4800 और मैंने उसकी एंट्री पास कर दी। अब आ जाओ जी पार्ट बी की तरफ, मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। इस तरह के क्वेश्चंस आपके ग्रेजुएशन पार्ट 1 में भी आते हैं, ये कॉमन है, लेकिन उनके लिए कॉमन है, लेकिन मोस्ट सरप्राइजिंगली ये है तो बड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल, लेकिन थोड़ा सा फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये टफ रहा होगा। खैर हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। उसने पहले ही मुझे यहाँ पे कंप्यूटेशन बता दिया है कि भाई कंप्यूटेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो लाजमी सी बात है कि हमें कंप्यूटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करोगे तो वो उसके मार्क्स तो नहीं देगा, इंक्लूड तो नहीं होंगे मार्क्स। हाँ ये ज़रूर है कि आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाएगी। मैंने यहाँ पे कंप्यूटेशन नहीं शो की है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल है। आपको क्या करना था, सेल्स दिया हुआ था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया हुआ था, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ, दोनों को माइनस किया मैंने। 75,000 में से 28,600 माइनस किया तो 46,400 आ गया, आंसर लिख दिया मैंने। इसके बाद 28,600 में से 10,800 माइनस किया, 17,800 आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिख दिया। इसके बाद दूसरा दिया हुआ था 1,08,000 और 70,000, दोनों को माइनस किया, 38,000 आया ग्रॉस प्रॉफिट, वो लिख दिया। 38,000 में 29,500 माइनस किया, 8,500 आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिख दिया। इसके बाद आ गया तीसरी आपकी ट्रांजैक्शन, उसके अंदर उसने सेल्स ही नहीं दिया हुआ था। जब सेल्स ना दिया हुआ हो तो रिवर्स कैलकुलेशन होती है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों को ऐड कर लो तो आपका प्लस होके बन जाएगा सेल्स। और इसके बाद उसने नेट इनकम नहीं दिया हुआ तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करो तो नेट सेल आ जाएगी। ये हमारा अंडरस्टूड काम है जो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करते हुए आ रहे हैं। ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने हमें क्लोजिंग एंट्रीज बनाने का दिया है और पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। ये थोड़ा सा बच्चों के लिए नागवार सा सवाल गुजरा होगा और मुश्किल लगा होगा, लेकिन ये सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको भी गो थ्रू करते हैं और समझते हैं। आपको सारा डाटा दिया हुआ है प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस का। प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस कौन सा होता है, जो बेसिकली आपका जर्नल आप बनाते हो, आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा, जर्नल बनाया होगा, ट्रायल बैलेंस किया, जर्नल बनाया होगा, लेजर बनाया होगा, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया होगा। उसी ट्रायल बैलेंस को, जिस ट्रायल बैलेंस को जो पहली दफ़ा ट्रायल बैलेंस बने, जिस पे एडजस्टमेंट ना हुई हो, उसको कहा जाता है प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। अब फिर उसके ऊपर जब एडजस्टमेंट की जाती है, एडजस्टमेंट के बाद जो डाटा लेके, एडजस्टमेंट का डाटा लेके जो ट्रायल बैलेंस बनाया जाए उसको पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बोला जाता है। खैर फिलहाल ये प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। अब आ जाते हैं हम किसके तरफ, एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट नॉमिनल सी थी, कोई मसले की बात नहीं थी। सारी एडजस्टमेंट को लेके मैंने क्लोजिंग एंट्रीज बना दी। पहली एंट्री मैंने तमाम एक्सपेंसेस की बनाई, उनको क्लोज कर दिया। फिर मैंने सारी रेवेन्यू की बनाई, उनको क्लोज कर दिया। फिर दोनों का डिफरेंस निकाला और प्रॉफिट एंड लॉस को रिकॉर्ड कर दिया। अब आ जाते हैं किसकी तरफ, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस की तरफ। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस हमेशा आपका 99% अकाउंट आपका किसका बनता है, सिर्फ बैलेंस शीट का डाटा से बनता है पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस।
ये बात अपने दिमाग में रखिएगा कि बैलेंस शीट के डाटा से जो ट्रायल बैलेंस बनेगा वो पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनेगा, और जो इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट से बनता है वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है। सही, खैर हम आगे चलते हैं। ये हमारा बराबर आ चुका है 3,21,200, 3,21,200। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने बोला हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 9 को इस्तेमाल करो, और एक और चीज़ बोली हुई है जिसको मैं बताता चलूँ आपको कि प्रिपेयर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ये बात मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बता रहा था आपको कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में आपको जो डाटा बोला हुआ होता है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में माजरत के साथ दोनों चीज़ें रिकॉर्ड होती है, जितने भी आपके एक्सपेंस हो गया, एसेट हो गया, मतलब एडजस्टमेंट के बाद जो तब्दीली आई है सारे अकाउंट पे, जो आपको ट्रायल बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ था उसके अंदर बोला हुआ था प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। अब यहाँ पे जितने भी अकाउंट हैं इनमें चेंजेस आएगी किस सूरत में, एडजस्टमेंट की सूरत में। तमाम एडजस्टमेंट की सूरत में जो चेंजेस आएगी उसको सबको यहाँ रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, और ये बन गया आपका क्या, ये बन गया आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। और आपका अमाउंट दोनों साइड का इक्वल है, जो एडजस्टमेंट की अमाउंट है उसका इम्पैक्ट आ चुका है इसके ऊपर, और इसका अमाउंट आ चुका है 5,28,400। अब आ जाएगी आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में यहाँ पे एक और चीज़ मौजूद है, वो है आपके पास रिपोर्ट फॉर्म। एक चीज़ और समझ लीजिएगा बेटा कि दो तरह की बैलेंस शीट बनती है, एक आपके पास रिपोर्ट फॉर्म होती है, दूसरी आपकी अकाउंट फॉर्म होती है। जो रिपोर्ट फॉर्म होती है, ये बात याद रखिएगा, जितने भी ऑफिशियल काम होते हैं या जितने भी आपके डॉक्यूमेंटेड काम होते हैं उसके अंदर रिपोर्ट फॉर्म बैलेंस शीट ही ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही होती है। तो यहाँ आपके सामने है मौजूद रिपोर्ट फॉर्म बैलेंस शीट, जिसको आप यूजुअली करते हुए आते हो हमेशा। इसका सारा डाटा आपने कहाँ का इस्तेमाल किया है, जो ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 9 में डाटा दिया हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 9 का डाटा आपने इस्तेमाल किया है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, और आपने पूरी बैलेंस शीट बना दी, और बैलेंस शीट आपकी बराबर आ चुकी है 3,16,200, 3,16,200। उम्मीद है वीडियो समझ आई होगी, आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आने वाले वक्त में हम ऑनलाइन क्लासेस का भी एहतमाम कर रहे हैं, और उम्मीद है जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो वो हमारे नंबर 0332369417 पे कांटेक्ट करें, और जल्द अज जल्द ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी फॉर्म फिल करें। शुक्रिया।